फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस क्या हुआ था। एग्रीकल्चर सेक्टर इंडिपेंडेंस के टाइम पे क्या हालत थी उसकी। अच्छी हालत हो, मुझे पता है कि नहीं थी, और आप सबको भी पता है कि अच्छी हालत नहीं थी, मगर हालत क्या थी वो चीज़ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जो इंट्रो है याद रखना फ्रेंड्स, ये जो इंट्रो है, इंट्रो इंट्रो आपने जो पिछली जो है उधर से आपने कॉपी कर लेना है। इंट्रो इंट्रो मैंने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से लिखा है, जिसका टाइटल मैं नीचे कर दूंगा कि इंडियन इकोनॉमी की क्या हालत थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। बहुत अच्छे तरीके से मैंने वो लिखा हुआ है। तो इंट्रो को स्किप करके सीधा करते हैं। तो सबसे पहला, लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। जो एग्रीकल्चर था उसका प्रोडक्शन भी लो था और प्रोडक्टिविटी भी लो थी। प्रोडक्शन लो का मतलब ये कि इट मीन्स टोटल आउटपुट प्रोड्यूस्ड इन एग्रीकल्चर सेक्टर वॉज वेरी लो। जो माल बनता था वही बहुत कम बनता था। मैंने एग्जाम्पल के लिए डाटा दिया हुआ है। 1947 में वीट की प्रोडक्शन थी 64 और 1819 में 991 लाख टन, ये इन लाख टन है। राइस की थी 220 लाख टन और अब है 1156, अब नहीं मतलब 1890 के डाटा के हिसाब से। तो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कम होती थी। और दूसरी बात जो लो प्रोडक्टिविटी है उसको नेक्स्ट पेज पे डिस्कस किया हुआ है। लो प्रोडक्टिविटी मीन्स पर हेक्टेयर, पर एकड़ काम कम होता था, मतलब एवरेज प्रोडक्शन पर एकड़ वॉज वेरी लो। ठीक है। इन 1947 पर एकड़ प्रोडक्शन ऑफ wheat is 660 and now it is 3400 plus. It is very huge amount. एंड राइस की 665 kg और अब कितनी है 2600 प्लस। तो कह सकते हैं कि भाई प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी पहले बहुत ज़्यादा हमारी जो है 47 के आसपास कम हुआ करती थी। नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट पॉइंट, हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा थी। ठीक है। एग्रीकल्चर जो था वल्नरेबल था, मतलब कोई पता नहीं हो ना हो, कोई पता नहीं क्या हो। ठीक है। एग्रीकल्चर वॉज हाईली अनसर्टेन बिकॉज ऑफ द डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल। ब्रिटिशर्स ने कोई ऐसा सिस्टम नहीं लगाया जिससे कि परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़ को लिया जा सके। तो अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा थी। अगर गुड रेनफॉल होगी, अच्छी रेनफॉल होगी तो क्रॉप अच्छी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा रेनफॉल होगी तो बाढ़ ही आ जाएगी, फिर तो कहानी ख़त्म होगी ना। और अगर पुअर रेनफॉल है तो पुअर आउटपुट, या नो रेनफॉल है तो नो आउटपुट। तो गैम्बलिंग थी बेसिकली। नो एफर्ट्स वर मेड अंडर द ब्रिटिश रूल टू डेवलप इरिगेशन फैसिलिटीज़। उन्होंने इरिगेशन फैसिलिटीज़ के लिए कोई अच्छा काम नहीं किया। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फिर आ जाता है डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग। बेसिकली सब्सिस्टेंस फार्मिंग होता है कि एग्रीकल्चर के जो लोग थे वो अपने लिए माल बनाते थे, घर की कंजम्पशन के लिए बनाते थे, मार्केट में सेल के लिए नहीं बनाते थे। तो इंडियन इकोनॉमी वॉज डोमिनेटेड बाय सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इट मीन्स एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वॉज मेंट फॉर द डोमेस्टिक कंजम्पशन ओनली, कि घर के लिए बनाना है। देयरफॉर वेरी लिटिल वॉज लेफ्ट फॉर द सेल इन द मार्केट। मार्केट में बेचने के लिए कुछ रहता नहीं था उनके पास। मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वॉज सब्सिस्टेंस एंड वेरी लिटिल कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग तो होती थी, बाकियों ने भी तो खानी है, बट बहुत ज़्यादा कम होती थी, बहुत लो क्वांटिटी पे होती थी। तो एक और फीचर जो मेन है वो है सब्सिस्टेंस फार्मिंग। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, और ये है गल्फ बिटवीन ओनर्स ऑफ द सॉइल एंड टिलर्स। तो गल्फ था, गल्फ मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब गैप कह सकते हो इसको, खाई कह सकते हो, जो कि कभी फिल नहीं हो सकती। ठीक है। तो ओनर्स शेयर आउटपुट बट दे डू नॉट शेयर कॉस्ट। जिन्होंने रेंट पे ज़मीनें दी होती थी वो कहते थे भाई हमारी ज़मीन ले लो, हम कॉस्टिंग तो शेयर नहीं करेंगे, बट जो तुम माल बनाओगे उसको शेयर कर लेंगे। ठीक है। वो कॉस्टिंग नहीं शेयर करते थे, तो वो तो अमीर ही होंगे अगर कॉस्टिंग शेयर नहीं करेंगे। कॉस्टिंग शेयर नहीं करनी, मुफ्त के बैठ बैठ के वो आई जा रहे हैं पैसे पैसे, या फिर वो जो आउटपुट है वो दोनों। तो ओनर्स वांटेड टू मैक्सिमाइज देयर रेंट। ओनर्स हमेशा अपना रेंट बढ़ाने पे लगे रहते थे। दैट इज शेयर ऑफ आउटपुट, कि उनकी जो हिस्सेदारी है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए। टिलर्स वर लेफ्ट विथ स्मॉल आउटपुट नेसेसरी फॉर देयर सर्वाइवल। तो जो टिलर्स थे, टिलर्स मतलब जो ज़मीन पे काम करते थे, उनके पास इतना रह जाता था कि वो सिर्फ अपना सर्वाइव ही कर पाएँ, वो कुछ सेविंग नहीं कर पाते थे, कुछ भी नहीं कर पाते थे। तो वो कंगाल के कंगाल ही रह जाते थे। तो नेक्स्ट आ जाता है फिफ्थ पॉइंट, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग। स्मॉल होल्डिंग्स का मतलब है स्मॉल साइज ऑफ लैंड, मीन स्मॉल साइज ऑफ लैंड, ज़मीन ही इतनी कम होती थी कि उस पर आउटपुट क्या बनाएंगे। फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स का मतलब है एक ज़मीन यहाँ ना, एक ज़मीन कोई 50 किलोमीटर दूर है, एक ज़मीन कहीं है, दूसरी ज़मीन कहीं। तो इंग्लिश में मैंने इसको लिखा है, इट मीन्स वन पीस ऑफ लैंड इन वन प्लेस एंड अदर पीस ऑफ लैंड एट सम अदर प्लेस। तो इससे क्या होगा कि अगर ज़मीन दूर दूर होएगी तो अब वो किसान जो है, जो फार्मर है, वो अपना जो है वो कैटल को लेके जो हल बा के वो करेगा, तो वो इतनी दूर दूर जाके थोड़े ना करेगा, तो वो आधी से ज़्यादा ज़मीन तो कल्टीवेट ही नहीं कर पाता था। हैंस यील्ड वॉज वेरी लो। जो यील्ड थी, जो प्रोडक्शन थी वो काफ़ी लो थी, और प्रोडक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा
लो थी। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और 6th पॉइंट डिस्कस करते हैं, लैंड रेवेन्यू सिस्टम। इसने तो एग्रीकल्चर का बेड़ा गर्क कर दिया था। जमींदारी सिस्टम थी और जमींदार्स वर प्रमोटेड, जमींदारी सिस्टम वॉज प्रमोटेड बाय ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स कहते हैं यार कौन एक एक इंसान के घर में जाएगा और लैंड रेवेन्यू इकट्ठा करता रहेगा, इससे अच्छा वहाँ का जो हेड पर्सन है उसको अपॉइंट कर देते हैं, वो हमें लैंड रेवेन्यू जमा कराता रहेगा और उसको लालच दे देते हैं कि तूने जितना निकलवाना निकलवा ले, हम बीच में नहीं आएंगे। तो इसी लालच के चक्कर में जमींदारी सिस्टम आ गया। तो सबसे पहला पॉइंट है, जमींदार्स वर रिकॉग्नाइज्ड एज अ परमानेंट ओनर्स। जमींदार को कह दिया गया कि तुम परमानेंट ओनर्स हो। और दूसरी तरफ जमींदार्स वर टू पे अ फिक्स्ड अमाउंट टू द गवर्नमेंट एज लैंड रेवेन्यू। उनको कह दिया कि हमें तो फिक्स्ड अमाउंट चाहिए, ये हमें एज अ लैंड रेवेन्यू दे देना। जमींदार्स वर फ्री टू एक्सट्रैक्ट एनी अमाउंट। उनको फ्री छोड़ दिया गया कि तुमने जितना खून पीना है पी लो, अगर कोई भी हमारे पास आया फार्मर तो हम उसकी सुनवाई करेंगे ही नहीं। तो इसीलिए रेवेन्यू सिस्टम जो था वो ख़राब था काफ़ी ज़्यादा। कंसिक्वेंसेस क्या हुए ज़मींदारी सिस्टम के? पहला, अनलिमिटेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ टिलर्स। जो किसान थे, आम इंसान जो किसान है, उसकी अनलिमिटेड एक्सप्लॉयटेशन हुई। फ्रीक्वेंट राइज इन द रेट्स, वो हर तीसरे दिन लैंड रेवेन्यू के रेट्स बढ़ा देते थे। उससे क्या हो गया? फ्रीक्वेंट एविक्शन ऑफ लैंड, मतलब लोग ज़मीन ही छोड़ के भाग जाते थे कि भाई इतना कहाँ से देंगे, इससे तो अच्छा भाग ही जाओ यहाँ से। नेक्स्ट आ जाता है, टिलर्स वर रिड्यूस टू लैंडलेस फार्मर्स। तो जो टिलर्स थे उनसे रेंट ही नहीं दिया जाता था क्योंकि इतनी प्रोडक्शन नहीं होती थी, तो रेंट बढ़ा बढ़ा के उनसे सारा कुछ निकलवा लेते थे और उनको एट ए टाइम लैंड लेस छोड़ दिया गया, उनसे ज़मीनें भी उनकी ले ली गई। टिलर्स बिकेम डेटर्स। तो पहले तो वो अपने लिए उगाते थे जब ब्रिटिशर्स नहीं आए थे और अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही थी। जैसे ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने ज़मींदारी सिस्टम लाया, तो बेसिकली वो जो लैंड रेवेन्यू देने के लिए उनको कर्जा लेना पड़ गया। कर्जा क्यों लेना पड़ा? क्योंकि आपको पता है एग्रीकल्चर कभी होगी कभी नहीं होगी, ठीक है ना, बारिश पे डिपेंड करती है। और जिस सीज़न में नहीं हुई, जिस क्वार्टर में नहीं हुई, उस क्वार्टर में उनको कर्जे लेने पड़ गए लैंड रेवेन्यू देने के लिए, और फिर कर्जा ना चुकाने के चक्कर में ज़मीनें हड़प कर ली। तो वो विशियस सर्कल ऑफ डेट ट्रैप में फंस गए। डेट ट्रैप मतलब एक कर्जे के लिए दूसरा कर्जा, दूसरे के लिए तीसरा कर्जा, इस चक्कर में फंस गए और उनके हाथों से ज़मीनें भी नहीं चलेगी। 7th पॉइंट आ जाता है, फोर्स्ड कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब होता है कि अपने लिए ना उगाना, मार्केट में बेचने के लिए उगाना। तो एग्रीकल्चर को मार्केट में बेचने के लिए उगाना ज़बरदस्ती कर दिया किन्होंने? ब्रिटिशर्स ने। तो फार्मर्स वर फोर्स्ड टू ग्रो इंडिगो क्रॉप्स ड्यू टू, इंडिगो क्रॉप्स जैसे कॉटन कूटन वगैरह जूट, इंडिगो क्रॉप्स ड्यू टू द डिमांड इन द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़। ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ में उस चीज़ की काफ़ी डिमांड थी, इसलिए इंडियन एग्रीकल्चरल जो लोग थे, एग्रीकल्चर के अंदर जो फार्मर्स थे, उनको फोर्स किया गया। देवर लेव्ड, उनको लालच दिया गया, और फोर्स टू एक्सेप्ट एडवांस पेमेंट। उनको एडवांस पेमेंट्स दे दी गई और लालच दे दिया गया कि तुम्हें और पैसे देंगे, बनाओ बनाओ उगाओ ये चीज़। तो जैसे उन्होंने वो उगानी, या तो वो अगर तो सीज़न ख़राब रहा और नहीं उगी तो उन्होंने एडवांस पेमेंट दी होती थी, तो वो उनकी ज़मीनें हड़प कर लेते थे। अगर वो उग भी जाती थी तो उनसे सस्ते रेटों पे ले लेते थे। दोनों तरफ से कचूमर किसका निकलना था? किसान का ही निकलना था। नेक्स्ट, अर्लियर फार्मर्स ग्रो ग्रेन्स बट नाउ दे हैव टू परचेज इट फ्रॉम द मार्केट। पुराने टाइम में क्या होता था, वो तो फूड ग्रेन्स उगाते थे, फूड ग्रेन्स उगाएंगे तो घर की ज़रूरतें तो पूरी हो जाएंगी, मगर अब ज़बरदस्ती कॉटन या जूट उगाएंगे तो कॉटन तो नहीं ना खा सकते, तो खाने की चीज़ें उनको मार्केट से लेनी पड़ेगी। तो इस चक्कर में उनको कर्जे लेने पड़ गए। जब कर्जा लेंगे तो फिर डेट ट्रैप में फंस जाएंगे। तो इस तरीके से बेड़ा गर्क हो गया एग्रीकल्चर का। तो इंडियन एग्रीकल्चर वॉज बैकवर्ड क्यों था? क्योंकि लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, जैसा मैंने पहले डिस्कस किया है, हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी एंड डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग, कि भाई हम अपने लिए उगाते थे सिर्फ पुराने टाइम में, एंड स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स थी। और स्टेगनेंट क्यों थी, स्थिर क्यों रह गई, मतलब बढ़ क्यों नहीं पाई? क्योंकि गल्फ बिटवीन ओनर्स एंड टिलर्स ऑफ द सॉइल, लैंड रेवेन्यू सिस्टम खराब था और फोर्स्ड कमर्शलाइजेशन थी। इस चक्कर में इंडियन एग्रीकल्चर का हो गया बेड़ा गर्क। ठीक है, अभी नहीं हुआ, अभी तो अच्छा है। खैर, मैं ये बात कर रहा हूँ 1947 की, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।